साथियों, ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण के तहत ये जो वर्गीकरण मैंने आपको समझाया पहले वीडियो में, वर्गीकरण का आधार कैसे बनता है और कैसे बनते हैं, कैसे मिटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा समझनी है ताकि हम इस सोसाइटी के अंदर जो वर्गीकरण है, इसकी जो साइंस है, इसकी जो थ्योरियाँ हैं, उसको हम समझ सकें और उसको पकड़ सकें। तो साथियों, वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है वैचारिक, विचारधारा। दूसरा तरीका होता है आर्थिक। दिमाग की रूप से जो विचारधारा होती है, वैचारिक रूप से दिमाग को कंट्रोल करती है, और जो आर्थिक वाला पक्ष है ये उसको एक स्थिति में रखने के लिए मजबूर करते हैं। मगर ये दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो जैसे अभी वर्तमान में वैचारिक या विचारधारा स्तर की बात करें तो विचारधारा और वैचारिक रूप से कंट्रोल करते हैं धर्म, और आर्थिक रूप से कंट्रोल करती है राजसत्ता। इसलिए मैंने बताया ना कि धर्म का और राजसत्ता का बहुत ही गठजोड़ है, चोली दामन का साथ है। जो भी धर्म है वो असल में मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने के टूल हैं, और उनसे मनुष्य को एक तरीके की जीवन जीने की पद्धति को जीने के लिए मजबूर करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर वो चलती रहे उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी तरीके के धर्मों की जो जितने दुनिया में हैं, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। पुरातन में पहले कंट्रोल करने का तरीका ताकत थी, गुलामों की व्यवस्था, ताकत थी। मगर जो उस समय के अमीर लोग थे, उस समय के जो पूंजीपति थे ऐसे कह सकते हैं, जिनके पास संपत्ति था, संसाधन था, उनको ये समझ में आया कि हम ताकत से ज़्यादा देर तक बड़ी जनता को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो संख्या में कम थे और जनता संख्या में ज़्यादा थी। तो ताकत से वो कंट्रोल नहीं हो तो पलट देते थे उनको, फिर हरा देते थे। तो इसके बाद से उनको समझ में आया कि दिमागी रूप से कंट्रोल करेंगे तब हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। फिर ये सारे चीज़ों को गढ़ा गया। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे धर्म के बारे में भी अभी पूरी 5-6 किताबें लिखने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ों को गढ़ा गया। एक ही थ्योरी है, एक डर है और एक लालच है, और डर और लालच ये दोनों दिमाग को कंट्रोल करने के टूल हैं। दिमाग कैसा है? दिमाग खाली मेमोरी कार्ड की तरह है, जो उसमें डालेंगे वही चलेगा। यदि दिमाग में आदमी के अंदर जो डला होगा वैसा ही आदमी चलेगा, वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा, वैसा ही रहेगा, वैसा ही काम करेगा, वैसा ही सोचेगा। तो उसके दिमाग के अंदर एक अलग तरीके की धारा से कंट्रोल करके उसको दिमाग में कुछ विचार डाले गए, जिसमें कहा गया कि यदि आप ये काम करोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। डर पैदा किया गया, आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ही दुर्दशा होगी, मर जाओगे, परेशान हो जाओगे, अगले जन्म में कीड़े पड़ेंगे, मकोड़े बनोगे, आपको खाने को नहीं जुड़ेगा। इतना सारा डराया उसको, दिमाग डर गया, तो उसको समझ नहीं आया। फिर बताया कि एक रास्ता ये है, यदि इस रास्ते पर चलोगे तो आप बहुत ही माला माल रहोगे, आप सीधी स्वर्ग में पहुंचोगे और वहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, कभी मरना नहीं है, सब तरीके के ऐशो आराम, कोई टेंशन नहीं है, मजे मजे हैं। अब एक तरफ ये कष्ट डरा दिया, एक तरफ मजा दिखा दिया। अब दिमाग देखो, सोचो कैसे जाएगा। अब दिमाग का विकृति क्या है? दिमाग को डर लगता है, अच्छे की तरफ आकर्षित होता है, तो इस तरफ वो आकर्षित हो गया। आकर्षित होने के बाद से फिर उसको धीरे धीरे करके विश्वास कायम किया। जब विश्वास हो जाता है तो वो विचार लॉक हो जाता है, मतलब दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। डर, लालच, विश्वास, तो अब उसको दिमाग को लॉक कर दिया।
उसके बाद से उसका दिमाग उसी में लगा रहा कि मेरे को कैसे इस रास्ते से बचना है और इस स्वर्ग वाले में जो माला माल वाला रास्ता उस पे जाना है। उसके बाद उसको कहा कि यदि आपको इस रास्ते पे जाना है स्वर्ग वाले पे, तो आपको ये करना पड़ेगा, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं, हर धर्म में है वो। और फिर उसके दिमाग को उस रास्ते में फंसा दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका उस रास्ते पे चलने को मजबूर कर लिया। अब ये तो एक विचारधारा का होगा। इसी के अंदर आर्थिक शोषण जोड़ा। मेरे राजाशाही व्यवस्था में आप जाएंगे तो धर्म के साथ राजनीति, आज भी लोग बड़े बड़े जो महंत बाबा हैं जो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि धर्म राजनीति धर्म का ही हिस्सा है। धर्म बहुत बड़ा है, राजनीति छोटी सी बात है, इसलिए राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते, ऐसा समझाते हैं वो। क्योंकि उसी राजनीति से, तंत्र से इन्होंने आर्थिक कंट्रोल किया, संसाधनों का कंट्रोल किया। तो संसाधनों का कंट्रोल किससे किया? राजसत्ता से किया। धर्म के विचार से दिमाग को कंट्रोल किया, आर्थिक ताकत को राजसत्ता से कंट्रोल किया। तो अब ये बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब ये वर्गीकरण को समझना। उसके बाद से क्या किया? आर्थिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ उदाहरण के लिए समझ लेते हैं वर्ण व्यवस्था को, उन्होंने धर्म के अंदर ही डिसाइड कर दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके पास ही सारे संसाधन रहेंगे। शूद्र को जमीन रखने का अधिकार नहीं है, ये वो नियम में डाल दिया। क्योंकि इसके पास जमीन होगी, संसाधन होगी, तो ये सेवा कैसे करेगा फिर? तो उसको मजबूर करना है सेवा, मतलब जीने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए मजबूर करना है। उस मजबूरी से उनको उससे काम करवाना है। तो उसको कह दिया कि आपको भगवान ने ये दिया है कि आपको जमीन और संपत्ति नहीं होगी, आपको सेवा करना है। आप जितना सेवा करोगे उतना भगवान प्रसन्न होगा, और फिर अगली बार सीधी आप स्वर्ग में जाओगे और आप अप्सराएं मिलेगी, मजे मजे है। ऐसे करते करते 3000 साल निकाल दिया। तो ये साथियों जो वर्गीकरण है, दोनों चीज़ों को समझना है। वैचारिक वर्गीकरण और आर्थिक वर्गीकरण, और दोनों का गठजोड़ है। ये भी समझना है कि दोनों का गठजोड़ है। पूंजीवादी जो पॉलिटिक्स है, पूंजीपति, उनके साथ धर्म हमेशा रहेगा, और धर्म हमेशा पूंजीपतियों के साथ ही रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही अटूट सत्य है। तो ये गठजोड़ बहुत तगड़ा है, जिसको हमको ध्यान रखना है। अब साथियों हम ट्रेड यूनियन पे आ जाते हैं। दुनिया में 2 तरीके की धाराएं बन गई। एक पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई औद्योगिक क्रांति के बाद से, और मार्क्स के आने के बाद से समाजवादी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आ गया, तो समाजवादी व्यवस्था कायम होने लगी। अब ये दोनों जो विचार हैं, ये पूरी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के साथ अलग अलग धर्म हैं, उसी तरीके से समाजवादी व्यवस्था के साथ में भौतिकवादी दर्शन है। ये वर्गीकरण को समझना है। पूंजीवादी व्यवस्था के साथ अलग अलग धर्म रहेंगे जो दुनिया में हैं, जो अलग अलग तीसरी शक्ति पैदा किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग कॉन्सेप्ट किए हैं, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने के ढेर सारे टूल बनाए हुए हैं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के साथ रहेंगे, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इसी प्रकार से ये भी सुनिश्चित है कि समाजवादी व्यवस्था के साथ भौतिकवादी दर्शन रहेगा। भौतिकवादी दर्शन से जीवन जीने की पद्धति रहेगी। तो भौतिकवादी दर्शन और समाजवादी व्यवस्था का भी गठजोड़ है। समाजवादी व्यवस्था आर्थिक पक्ष को कंट्रोल करता है, भौतिकवादी दर्शन वैचारिक पक्ष को कंट्रोल करता है। आपकी दिमागी के कंट्रोल को, गुलामी को खत्म करना है, तो आपको भौतिकवादी दर्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यदि आर्थिक गुलामी से मुक्ति पाना है तो समाजवादी व्यवस्था के कॉन्सेप्ट के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी व्यवस्था और भौतिकवादी दर्शन मिलकर के मेहनतकश वर्ग की विचारधारा बनाते हैं। तो मेहनतकश वर्ग की विचारधारा के टूल कौन से हैं? भौतिकवादी दर्शन और समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था के टूल कौन से हैं? अलग अलग भाववादी दर्शन बोलते हैं इनको, जितने ये तीसरी शक्ति वाले धर्म है, और साथ में पूंजीपति। तो ये मिला के पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था हो गया।
तो ऐसे तरीके से पूरा वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में सब कुछ सुनिश्चित है, सब कुछ सुनिश्चित है। हमको समझ में नहीं आ रहा ना हम समझ रहे, सब कुछ सुनिश्चित है। तो आपको यदि मुक्ति वाले रास्ते पे जाना है, मेहनत कश वर्ग की मुक्ति वाले रास्ते पे जाना है, तो आपको भौतिकवादी दर्शन और समाजवादी व्यवस्था दोनों को चुनना होगा। यदि आप पूंजीवादी व्यवस्था के साथ खड़े हैं तब आपको भाववादी दर्शन और पूंजीवादी व्यवस्था आपके साथ जुड़ जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप भाववादी दर्शन और समाजवादी व्यवस्था ये चुन लें, और यही है समस्या। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी व्यवस्था तो चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था के विचार को सपोर्ट करते हैं, मगर वो भाववादी दर्शन को नहीं छोड़ना चाहते। अपने दिमाग को कंट्रोल करने की, जीवन जीने की पद्धति को भाववादी दर्शन से जीना चाहते हैं। तो अब ये है गड़बड़, ये दोनों नहीं हो सकता। जो भी साथी ऐसा कर रहे हैं उनको अपनी समझ को विकसित करना है और उनको सही दिशा में जाना है। भाववादी दर्शन के साथ खड़े रहेंगे आप तो आप पूंजीवादी व्यवस्था के पिछलग्गू ही रहेंगे, क्योंकि भाववादी दर्शन आपके दिमाग को जो कंट्रोल करता है वो आपको इस गुलामी से, इस कंट्रोल से बाहर होने नहीं देगा। आपके दिमाग को, आपके विचार को उस गुलामी के कॉन्सेप्ट्स के कंट्रोल से बाहर होने नहीं देगा, आपके दिमाग को शून्य करके रखेगा। तो आपका जब दिमाग ही शून्य रहेगा तो समाजवादी क्रांति कहाँ से हो जाएगी, समाजवादी की समझ कहाँ से विकसित हो जाएगी, समाजवादी की चेतना कहाँ से विकसित हो जाएगी। समाजवादी की चेतना विकसित करने के लिए आपको भौतिकवादी दर्शन को स्वीकार करना पड़ेगा और ये भाववादी दर्शन की गुलामी से बाहर निकलना होगा। तो ये समझ गए आप, ये करना है। अब करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर छोड़ा। यही सत्य है, यही दिशा है जिसको आपको समझना है। अब हम कारखानों के पास तक आ जाते हैं। कारखानों के अंदर क्या समस्या है कि कारखानों की जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के अंदर ही यही समस्या है। सारी ट्रेड यूनियनें क्रांति तो करना चाहती हैं, क्रांति तो करना चाहती हैं, मगर राजनीतिक समाजवादी के दर्शन के साथ खड़ी नहीं होना चाहती हैं और यहाँ पे भाववादी दर्शन को भी छोड़ना नहीं चाहती, भाववादी दर्शन को भी नहीं छोड़ना चाहती हैं, समाजवादी व्यवस्था को तरफ नहीं जाना चाहते हैं और ट्रेड यूनियन मूवमेंट से मजदूर की मुक्ति चाहते हैं। ये हो सकता क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ना होगा। यदि हमारी इस तरीके की समझ है तो हमारी गलत समझ है। इस सारे ट्रेड यूनियन के लीडर्स को समझने का जरूरत है। तो ये ट्रेड यूनियनों की कमजोरी है जिसको सही करने का जरूरत है। जाति आधारित जो वर्गीकरण मैं पीछे वीडियो में समझा चुका हूं, जाति आधारित वाले जो यूनियन हैं उनका समस्या है कि वो अपना जाति को मेंटेन करके चलना चाहते हैं। जाति को जैसे ही मेंटेन करते हैं वो एक धर्म के साथ अटैच हैं। जैसे अनुसूचित जाति का मोर्चा है तो वो हिंदू धर्म के साथ अटैच है, वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़े लोग हैं। तो वर्ण व्यवस्था में तो व्यवस्था यही है कि पूंजीपति वर्ग के पास सारे संसाधन रहेंगे, आपको तो सेवा करनी है। तो अब यहां कैसे बदलाव हो सकता है? यहां तो बदलाव नहीं हो सकता है। तो जो जाति आधारित यूनियन, उनको यह समझना है कि वैचारिक रूप से आपको किस रास्ते में जाना है और आप जिस रास्ते पे हैं गलत खड़े हैं रास्ते पे। आपको जाति आधारित, क्षेत्र आधारित यूनियन बनानी ही नहीं चाहिए। मजदूरों को वैचारिक मेहनत कश वर्ग, सर्वहारा वर्ग की जो ट्रेड यूनियंस है उनके साथ खड़ा ना, वही बनाना चाहिए। इसलिए साथियों ये वर्गीकरण दो मोर्चों से होता है। वर्गीकरण को समझने के बाद हमको भी
दोनों मोर्चों के लिए कार्य योजना बनाना होगी। आर्थिक जो संघर्ष के साथ में वैचारिक संघर्ष को भी, वैचारिक चेतना के को विकसित करने के लिए भी निरंतर संघर्ष चलाना होगा। मगर यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि वैचारिक संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से कोई आदमी आया और उसको आप एकदम से भौतिकवादी दर्शन सारा पढ़ाने लगो। ये भी ध्यान रखना, वैचारिक चीज़ें बहुत ही समझ से, बहुत ही सावधानी से लोगों के दिमाग में डाली जाती हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आर्थिक सवाल को लेके आया, उसके दिमाग में आर्थिक सवाल की प्राथमिकता है, तो उसका जो वैचारिक सवालों को हम उसकी दिमाग की स्थिति को देखकर उसके सामने रखेंगे। उसके दिमाग को पढ़ के, समझ के, मौके को देख के धीरे धीरे करके उसको समझाना होगा। धर्म के खिलाफ सीधा एकदम विद्रोह नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि धर्म के साथ आम आदमी की आस्था जुड़ी होती है। आस्था को डिस्कनेक्ट करने में टाइम लगता है। जब तक उसकी आस्था से बाहर नहीं निकलता हो, तर्क नहीं करने लगता है, उसका दिमाग शून्य से बाहर नहीं हो जाता, तब तक हमको बड़ी सावधानी से सारी चीज़ों को रखना होता है। इसलिए जो भी साथी वैचारिक मोर्चे पे काम करेंगे उनको बहुत ही सावधानी से काम करना है। दूसरा साथियों, आर्थिक जो मोर्चा है, आर्थिक मोर्चे के संघर्ष में जब भी आप किसी नीति को समझाते हैं, जब भी किसी समस्या को समझाते हैं, उस समस्या को हमेशा नीति के साथ जोड़ना है और नीति को राजनीति के साथ जोड़ना है। इसको कनेक्ट करके ही समझाना। जैसे उदाहरण के लिए किसी कारखाने के अंदर कोई फिक्स्ड टर्म वाले मजदूर हैं जिनको कंपनी निकाल रही है, तो उनके साथ जब बात करेंगे तो हमको पहले समझाना है कि साथियों जो ये समस्या है उसका कारण ये है। ये जो समस्या, जो फिक्स्ड टर्म नाम का ये कानून है या 2018 में नरेंद्र मोदी साहब लेके आए, उसके पीछे की समझ ये है, ये इस तरीके से चाहते हैं। ये नीति इस सरकार ने बनाई है, वो ये सरकार ने नीति आपके लिए नहीं है, पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाई है। तो अब ये इस तरीके से समझाना है ताकि उसको नीति भी समझ में आए, राजनीति भी समझ में आए। हमेशा ये ध्यान रखना है, केवल मुद्दों पर भी बात करते समय हमको सारी चीज़ों को कनेक्ट करके चलना होता है, तभी उसकी चेतना धीरे धीरे करके विकसित होती है। और इसी के आर्थिक पक्ष के साथ में अपन जब ये समझाते, लड़ाई लड़ते, तो इसके साथ में नसीब किस्मत भी बोल सकते हैं। ये नसीब किस्मत कह रहे गलत है। हमें अगर पूरा वेतन मिले तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। पूरा वेतन नहीं मिल रहा है इसलिए हमारा जीवन चलना मुश्किल है। हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, इलाज नहीं करा पा रहे, घर नहीं बना पा रहे। उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा आएगा श्रम से, मजदूरी से। मजदूरी या वेतन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। तो जिंदगी का संबंध खुशी होने का या सुखी होने का जो संबंध है वो पैसे से है। तो इसमें नसीब किस्मत कहाँ से आ गया बीच में? ऐसे करके कुछ तथ्य हैं जिनको धीरे धीरे करके समझाना। अब और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैचारिक मोर्चा, और वैचारिक मोर्चे में क्लासें की जा सकती हैं यूनियन स्तर पे। किसी अच्छे आदमी को बुला सकते हैं जो जानकार है, जो समझा सकता, हमारे जैसे जो लोग हैं उनको बुला सकते हैं। वो उनको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो निरंतर प्रशिक्षण, जानकारी, सभी तरीके की जानकारी उनको देने होगी, तभी ये धीरे धीरे करके दोनों मोर्चों पे बदलाव आएगा। तो साथ ही ध्यान रखना इस तरीके से वर्गीकरण करते हैं। अब एक और बात बची है, वो है कारखानों के अंदर। कारखानों के अंदर जो वर्गीकरण होता उसका आधार एक्चुअल ट्रेड यूनियनों का जो वर्गीकरण होता वही होता। और कारखाने के वर्गीकरण में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कारखाने के अंदर किसको प्रतिस्थापित करना है, कौन सी यूनियन को रिस्पॉन्स करना है, कौन सी यूनियन उनको सूट करती है,
उसके हिसाब से मैनेजमेंट बहुत सारा षड्यंत्र करती है। और ये समझ लीजिए कि कौन सी यूनियन को चलाना है, कौन सी यूनियन को गिराना है, किस यूनियन को आगे लेना है, किसी यूनियन को पीछे धकाना है, ये सारा खेल मैनेजमेंट करती है। तब कि मैंने आपको देखा कि मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही। जो मैनेजमेंट आप आपस में लड़ रहे हैं, हम क्या करें, आपकी आपसी एकता नहीं बन रही, हम क्या करें। तब कि आपसी एकता नहीं बनने का जो पूरा मटेरियल है वो मैनेजमेंट धीरे धीरे पास करती है। मतलब एकता कायम नहीं होने देने का जो काम है वो मैनेजमेंट करती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट का कारखाने के अंदर बहुत बड़ा रोल है। हम विस्तार से और बात करेंगे। और दूसरा जो है, मैनेजमेंट को क्या सूट करेगा, मैनेजमेंट को सूट करेगा नंबर 1, कोई इंडिपेंडेंट यूनियन हो। इंडिपेंडेंट यूनियन हो तो उससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसको वो केवल उसी की बात करेगा, ना तो पॉलिटिक्स की बात करेगा, ना वैचारिक चेतना की बात करेगा। वो केवल अपने मुद्दों की बात करेगा, मुद्दों की बात करके उसी के लड़के बाहर हो जाएगा। और लड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि बड़ी ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़ा है, देश भर की स्थिति उसको मालूम नहीं है। तो पहले ये चाहते कि इंडिपेंडेंट यूनियन हो। दूसरा ये मैनेजमेंट ये चाहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था की ट्रेड यूनियन, जैसे बीएमएस है, इंटक है, और भी बहुत सारी यूनियन है, इस तरीके की यूनियनें अगर बनना है तो इस तरीके की यूनियनों से एफिलिएशन हो, जिनका काम खाली मैनेजमेंट के साथ सेटिंग करके, भाव बना करके, और जो मजदूरों के मुद्दे हैं उनको सेटल करना, उन पर उनका रोष को ठंडा करना। तो इस तरीके की यूनियन को करते हैं। मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इग्नोर करती है उन ट्रेड यूनियनों को जो लाल झंडे की ट्रेड यूनियन है, जो भौतिकवादी दर्शन के कॉन्सेप्ट को मानती हैं, और साथ में समाजवादी व्यवस्था जिनका लक्ष्य होता है, जो ऐसी ट्रेड यूनियनों से जुड़ी होती है, जैसे C2 है, एटक है। ऐसी यूनियनों को मैनेजमेंट पसंद नहीं करती है, उनको इग्नोर करती है, उनको टॉर्चर करती है, उनको कभी मुख्य रोल में नहीं आने देते हैं, उसकी लीडरशिप को तंग करते हैं, उसके लीडरशिप को टारगेट करते हैं। तो ये सारा खेल मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट क्या क्या खेल करता है इसका वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से लड़ाता है, किस तरीके से उपयोग और दुरुपयोग करता है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से साथी वर्गीकरण होता है। और ये धार्मिक विचारधारा का वर्गीकरण, जैसे कारखानों के अंदर आप देखेंगे कि धार्मिक आयोजन कराते हैं बहुत सारे कारखाने मालिक। और धार्मिक आयोजन क्यों कराते हैं, जैसे मैंने बोला ना, पूंजीपति का संबंध भाववादी दर्शन के साथ होता है, क्योंकि भाववादी दर्शन मनुष्यों को, मजदूरों के दिमाग को वैचारिक रूप से कंट्रोल करता है। मालिक को दोषी नहीं कहता हो, वो मजदूर खुद को दोषी कहता है, अपने नसीब किस्मत पे रोता है, मालिक को दोषी नहीं कहता है। तो ये विचारधारा से मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए धार्मिक विचारधारा को पूंजीपति प्रमोट करता है। यात्राएं निकलेंगी तो माला चढ़ाएगा, अपने कोई भी कार्यक्रम होगा तो पूजा करेगा, कन्याएं जमाएगा, वो धार्मिक उत्सव करेगा। बहुत सारे कारखानों में तो उन्होंने मंदिर बना के रखे हैं जहां लोग जाके पूजा करने जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूंजीपति के साथ धर्म चलता है, ये हमको ध्यान रखना है, मैंने आपको समझा चुका हूं। तो इसी तरीके से जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियनों का जो विचारधारा के साथ भौतिकवादी दर्शन चलता है, वो ये सब लफड़े से, जो समाजवादी ट्रेड यूनियंस होती हैं वो इस लफड़े से मजदूरों को बाहर निकालते हैं। वो समझाते हैं कि ये सब षड्यंत्र है। जैसे आप देखेंगे कि जो विश्वकर्मा पूजा आता है, वो सबसे बढ़िया सटीक उदाहरण आप समझ जाएंगे। विश्वकर्मा पूजा के सारे कार्यक्रम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जनरल मैनेजर से लेके सारे अधिकारी आएंगे, वो पूजा करेंगे, हथौड़े रखेंगे, टूल रखेंगे। तब की टूल से उनका कोई नाता नहीं है, टूल का नाता मजदूर से है। तो उसमें वो सब पूजा करते हैं और मजदूर को दिखाते हैं, उसमें मजदूरों को भी खड़ा कर लेते हैं, मगर वो दिखाते कि देखो हम इनसे किस तरीके से प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं। मगर वहीं जब मजदूर दिवस आता है, मई दिवस आता है, तब कारखाने मालिक पूरा ताकत लगाते हैं कि मजदूर दिवस पे कोई कार्यक्रम ना हो, किसी तरीके की एक्टिविटी ना हो, कारखाने के अंदर कोई एक्टिविटी ना हो, गेट पे झंडा लगाने वाला कार्यक्रम ना हो। तो अब ये क्या है, ये है वैचारिक समझ।
कि जैसे ही आप मजदूर दिवस की बात करते हैं तो मजदूर अपने अधिकारों की बात करता है, भौतिकवादी दर्शन की बात करता है, समाजवादी क्रांति की बात करता है, दुनिया के मेहनत का एक हो इसकी बात करता है, पूरी दुनिया के मजदूरों को जोड़ने की बात करता है। अब वो कनेक्ट करने की बात करते हैं तो ये विचारधारा मैनेजमेंट को सूट नहीं होती है। इस तरीके से ये सब तत्व होते हैं वर्गीकरण के। इस सबके पीछे की जो सोच इन तत्वों से बनती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्गीकरण का आधार तत्व होते हैं और वो आधार तत्व जो है निर्धारित करते हैं वर्गीकरण को। इसलिए जो ये सब आधार तत्व हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, धर्म के टूल हैं, भाववादी दर्शन है, ये सब टूल हैं उनके। उसके अंदर ढेर सारी है, पूजा पाठ, भगवान, नसीब, किस्मत, दुनिया भर का है। तो ये सारी चीज़ों को हमको वर्गीकरण को समझना है। आर्थिक वर्गीकरण में एक चीज़ और समझना है, जैसे वर्गीकरण की एकता, जब आर्थिक वर्गीकरण होता है तो उसके अंदर जो अमीरी गरीबी का होता है कॉन्सेप्ट आर्थिक आधार पर, जैसे मैनेजमेंट के लोग हैं और मजदूर हैं, जैसे परमानेंट मजदूर हैं और ठेका मजदूर हैं, तो इनका जो वर्गीकरण सोसाइटी के अंदर भी देखना आप, समाज के अंदर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा वेतन आता है, जैसे जिनका 50,000 से ऊपर तनख्वाह होगी वो अलग तरीके की कॉलोनी में होंगे, और उस कॉलोनी में वही लोग होंगे जिनकी 50,000 से ऊपर तनख्वाह है। जिनकी 1 लाख 2 लाख तनख्वाह है वो अलग तरीके की कॉलोनी में होंगे, उनका जीवन स्तर अलग होगा, वहाँ अलग तरीके की सुविधाएं होंगी। जिनका तनख्वाह 20,000 रुपये महीना वो अलग तरीके की कॉलोनी में होंगे। जिनका तनख्वाह 5,000 7,000 10,000 वो किसी झुग्गी बस्ती में होगा। तो ये आर्थिक आधार पर जीवन स्तर तय होता है और जीवन स्तर तय करता है आर्थिक आधार, ये हमको समझना है। तो ये जो वर्गीकरण होता है आर्थिक आधार पे, ये भी अपने आप में एक वर्गीकरण करता है। जैसे बड़ा कॉलोनी वाला गंदी बस्ती से नफरत करता है, उनके लोगों से नफरत करता है, भाईचारे का भाव नहीं आता उसको। तो ये जोड़, जैसे मेहनत कश वर्ग की एकता की बात करते हैं, तो इस तरीके के आर्थिक आधार पे भी वर्गीकरण होता है, ये भी ध्यान रखना है। जब हम मेहनत कश वर्ग की एकता का जोड़ने का भाव कहते हैं तो उसमें पहले नीचे से एकता जुड़ेगी, सबसे गरीब, फिर और थोड़ा गरीब, फिर और गरीब, फिर मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, ऐसे जुड़ेंगे। उच्च मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय सीधा गरीब से नहीं जुड़ता, ये भी ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। इसलिए ट्रेड यूनियन मोर्चे पे हमको पहले उनको जोड़ना होता है जो सबसे नीचे वाले लोग हैं। गरीब बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में सबसे पहले हमको काम करना है। उनको समझाना भी मुश्किल होता है, मगर हमको करना भी, कन्वर्ट भी वही हो सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आर्थिक सवाल है, जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लेंगे, जो मिडिल क्लास आदमी होता है जिसको खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई एक मध्यम वर्गीय आदमी जिसकी तनख्वाह 50 60 70 हज़ार है, तो आप देखेंगे उसके बाद मकान होगा, कार होगा, मोटरसाइकिल होगी, फ़ोन होंगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उसको कोई आर्थिक समस्या नहीं है। जैसे कुछ दुकानदार होते हैं, व्यवसायी होते हैं, जिनको आर्थिक सवाल प्रॉब्लम नहीं है, उनका आर्थिक को खुद समस्या नहीं है, आप उनको देखेंगे कि ये धार्मिक मामलों में बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वो वैचारिक वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें एक्टिव बहुत होते हैं। और जब वैचारिक पक्ष में एक्टिव होते हैं, वैचारिक पक्ष का प्रचार यही वर्ग करता है जो उसके खुद के एंटी है, मगर वही प्रचार प्रसार करता है क्योंकि उसको आर्थिक समस्या नहीं है। तो जिनको आर्थिक समस्या है वो आर्थिक वाला पक्ष उनको समझाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। इनको आर्थिक पक्ष समझ में नहीं आएगा, इनको वैचारिक पक्ष समझ में आएगा। जब विचारधारा पे आप विश्लेषण करोगे, विचारधारा पे बहस करोगे, तब जाके वो वैचारिक रूप से कन्वर्ट होंगे। और ये आर्थिक समस्या नहीं है, तो आर्थिक संकट आने वाला होगा या आ रहा होगा या उनके बच्चों को आने, जब उसको समझाओगे तब वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। इसलिए इस वर्गीकरण को भी ध्यान रखना है कि जो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो नीचे से सीधे कनेक्ट नहीं होते। इसलिए हमको पहले नीचे व्यापक स्तर पर एकता बनानी होती है। जैसे सरकारी कर्मचारियों में आशा, ऊषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मी, ये बहुत प्रमुख उसमें हैं। खेत मजदूर, निर्माण मजदूर, कारखानों के ठेका मजदूर,
तो ये सारा वो वर्ग है जो एकदम सबसे निचले पायदान पर है। पहले इन्हीं को इकट्ठा करना पड़ेगा हमको। उसके आधार पर जैसी इनकी ताकत बढ़ेगी तो ऊपर की एक एक लेयर जुड़ेगी। मिडिल क्लास भी खड़ा होगा। मिडिल क्लास तब खड़ा होगा जब नीचे के सारे क्लासों की ताकत की एकता बन जाएगी, तब मिडिल क्लास आएगा। उसके ऊपर फिर और उच्च मिडिल क्लास भी तभी आएगा। जैसे अभी किसान आंदोलन में देखा, जब सबको संकट हो गया, धनी किसान भी 3 कृषि कानूनों से प्रभावित हुआ, तब हमने देखा कि सब तरीके के किसान बॉर्डरों पे अपना ट्रैक्टर लेके आए और उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व तो धनी किसानों ने किया। धनी किसानों ने किया, पूरी संसाधन उन्हीं ने जुटाए, पैसे के संसाधन उन्हीं ने जुटाए, सामान लंगर सब उन्हीं ने जुटाए। तो हमको ये समझना है कि जो ऊपर का वर्ग है ये बहुत हेल्पफुल भी होता है, इसका बहुत ताकत भी बहुत है, मगर इसकी फिसलन भी बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी तुरंत भरोसा नहीं कर सकते कि किस स्थिति में तुरंत ये क्या करेगा। इसलिए ये पूरा वैचारिक जो संघर्ष है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से सब चीज़ें ध्यान रख के करनी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वर्गीकरण कैसे होता है, वर्गीकरण के आधार तत्व कैसे होते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे और पूरा एक पैक हो गया। पीछे के सारे वीडियो आप सुने पहले से लेके यहाँ तक, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोसाइटी का, समाज का, वर्गीय का, ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ का एक दिशा आपको मिल जाएगा। तो अपनी बात अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे अपीलें करता हूँ कि आप इस वीडियो के पहले के सारे वीडियो पूरे सुनना है, पूरा ईयरफोन लगा के। दूसरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें और साथ में हमारी प्ले लिस्ट पर जाएँ। बहुत सारे फोल्डर हैं उसमें, उसके अंदर एक फिलॉसफी का फोल्डर है, मई डे का फोल्डर है, गुलामी का फोल्डर है, एक बादल सरोज जी का फोल्डर है, बहुत सारे फोल्डर हैं जिसके अंदर आप भौतिकवादी दर्शन का फोल्डर है, भाववादी दर्शन का फोल्डर है। तो सब फोल्डर के अंदर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको सुने। पूरा डोज है, अब हर तरीके का बातचीत है उन वीडियो के अंदर। और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।